हेलो डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका फिर स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध सिराजुद्दौला से शुरू होता है। बंगाल के नवाब इसका विरोध करते हैं, मराठा इनका विरोध करते हैं, मैसूर के शासक विरोध करते हैं, सिख समुदाय विरोध करता है और 1857 में संपूर्ण भारत की जनता और देशी शासक इसका विरोध करते हैं। ये विरोध उनकी कूटनीतियों का था, उनके द्वारा की जाने वाली दमनात्मक जो नीतियां थी वो कठोर नीतियों के साथ भारतीयों पर शासन कर रहे थे। इससे किसान भी अछूते नहीं रहते हैं और किसान भी इससे प्रभावित होते हैं और वो भी विरोध करते हैं। उनके विरोध के बहुत सारे कारण थे। पहला कारण था कि सरकार द्वारा बनाई गई, या हम ये कहें कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाई गई भू राजस्व जमीन संबंधी जो नीतियाँ थी वो काफ़ी कठोर थी, उससे किसान काफ़ी परेशान थे। नंबर 2 पर थी कि किसान की खेती होती है वो पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर होती है। कभी अकाल पड़ गया, कभी बारिश ज़्यादा हो गई, कई बार सूखा या आग लग गई। ऐसी स्थिति में भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पदाधिकारी थे वो कठोरता के साथ कर वसूली करते थे। इससे किसान बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। उन परेशान किसानों के सामने इनका विरोध या इनके विरुद्ध विद्रोह करने के सिवा उनके पास कोई हथियार नहीं था। इनके अलावा भारत के साहूकारों द्वारा या महाजन लोग थे, साहूकार सेठ थे, उनके द्वारा जो किसानों को खेती के लिए ऋण दिया जाता था। आज तो किसान की खुद की ज़मीन है, उनका बेटा कमा रहा है, किसान स्वयं पैसे कमा रहा है, उनके पास पैसे हैं तो बाजार से बीज भी खुद लाएगा, यंत्र भी खुद लाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उनके। पहले पैसे बेचारों के पास नहीं थे तो खेती तैयार करने के लिए आज तो हमें तैयार ज़मीन मिल रही है। उस ज़मीन में से खरपतवार को हटाना है, वृक्षों को हटाना है, उनको लेवल करना है, उसके पैसे लगते थे तो उनको तैयार करने में कर्जा लेना पड़ता था। तो वो उनके अनपढ़ किसान होते थे, उन किसानों पर बेफिजूल के पैसे लिख लेते थे। कोई तारीख का निर्धारण नहीं होता था, ब्याज की दर कोई निर्धारित नहीं होती थी, इससे किसानों को ठगा जाता था, शोषण हो रहा था। इन सब चीज़ों से परेशान होकर के देश के अलग अलग क्षेत्रों में किसानों द्वारा विरोध किया गया। उन आंदोलनों में पहला आंदोलन पढ़ेंगे हम बंगाल में, क्योंकि उस समय भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था, वो था बंगाल। बंगाल में औपनिवेशिक कृषि करवाई जाती थी। ब्रिटिश लोग थे या ईस्ट इंडिया कंपनी के पदाधिकारी थे, वो अपने फायदे के लिए खेती करवाते थे और खेती होती थी वो करवाते थे नील की। ये एक वस्त्र उद्योग के काम में आने वाली फसल होती थी, जो वस्त्र में रेशा तैयार किया जाता था, उसकी फसल करवाते थे। अब उसके खरीदार थे वो अंग्रेज थे, इसलिए वो न्यूनतम कीमत पर उसको खरीदते थे। ऐसी स्थिति में किसान को ज़मीन किराए पर पूछ करके उसका किराया चुकाना, अंग्रेज़ों को फसल बेचना, उसका लगान चुकाना। उसके बाद में किसान के पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो अपने खाद्यान्न वस्तुएं, गेहूँ, चावल, दाल खरीद सके। उतने पैसे भी उनके पास नहीं बचते थे। इसलिए किसानों ने वहाँ विरोध किया कि हम नील की खेती नहीं करेंगे, क्योंकि ज़मीन होती थी वो कंपनी की थी, जमीन पर अधिकार सरकार का था या यूं कहें कंपनी का अधिकार था। तो उसके लिए किसानों ने विरोध किया कि हमारे बच्चों के, हमारे खाने की समस्या आ रही है, आप तो नील की खेती करवाते हो, उनके पैसे अपनी मनमर्जी से आप पैसे देते हो, दूसरे खरीदार है नहीं, दूसरों को हम बेच नहीं सकते थे। इसके लिए वहाँ के किसानों ने मिलकर के विरोध किया था। और दूसरा बंगाल के किसानों का विरोध करने का दूसरा रीजन था, वो कारण ये था कि कंपनी की स्थापना तो 1600 ईस्वी में हो गई थी। 1757 तक इसमें से बहुत सारे कंपनी के अधिकारी जो भारत में काम कर चुके थे वो यहाँ से रिटायर हो गए थे। 1757 से 1857 तक भी कंपनी में लाखों की संख्या में यूरोपियन लोगों ने काम किया था। अब वो सेवानिवृत्त हो गए थे, उनके पास पैसे थे और कंपनी में उनकी साख थी, कंपनी में उनके पदाधिकारी परिचित थे, तो वो ज़मीन खुद खरीद लेते थे सरकार से पैसे में। अब खुद ज़मीन ले लेते थे कि भाई झुंझुनू जिले की ज़मीन मुझे दे दो, इतनी दूरी की ज़मीन के पैसे मैं सरकार के खाते में जमा करा देता हूँ। अब वो इतनी ज़मीन लेकर के अपनी मनमर्जी से किसानों को बांटता था, किसानों से वो डबल तिबल पैसे वसूल करता था। एक नया वर्ग होने के कारण, ये एक नया जमींदार वर्ग होने के कारण इससे बंगाल के किसान काफ़ी परेशान हो गए थे। पहले जो जमींदार थे वो भारतीय थे, इसलिए उनके किसानों के साथ अच्छे लिंक होते थे, उनके एक दूसरे की वो समस्या भी समझते थे और एक दूसरे की परेशानी में वो सहयोग भी करते थे। अब तो अधिकारी लोग थे, ये विदेशी लोग थे, इनको क्या मतलब, ज़मीन पूछ रही तो पैसे चाहिए। वो नील की खेती करवाते थे। इसलिए 1860 ईस्वी में बंगाल के किसानों ने मिलकर के बहुत बड़ा विद्रोह कर दिया था। उस विद्रोह के में वहाँ की स्थानीय, देखो एक नया वर्ग आया, मैंने बोला एक नया वर्ग आया। कौन आए? कंपनी के रिटायर्ड पदाधिकारियों ने ज़मीन ले ली। भारतीय जो सेठ साहूकार थे, जमींदार थे, वो आउट हो गए वहाँ से, इसलिए उनकी ज़मीन छीन गई, उनका कारोबार छीन गया। तो उन्होंने भी किनका सहयोग किया? किसानों का सहयोग किया और कंपनी के विरुद्ध विरोध किया। इसके लिए सरकार को इस विरोध को दबाने के लिए एक नील आयोग का गठन किया।
कि वो ज़मीन को बताएंगे, ज़मीन की वैरायटी के आधार पर नील की खेती करने के लिए, और साथ साथ में खाद्यान्न के लिए खेती भी उनको दी जाएगी ताकि वो अपना पोषण भी कर सके और नील की खेती भी कर सके। ये पहला किसानों का विरोध हुआ। इस विरोध में जब किसानों ने मिलकर के इस विरोध का सामना किया या भाग लिया, तो ऐसी स्थिति में कंपनी को एक नया कॉरपोरेशन बनाना पड़ा, एक आयोग गठित करना पड़ा। वो उस आयोग में किसानों की जीत होती है। दूसरा होता है 1875 के बाद दक्षिण के मराठवाड़ा में किसान विरोध करते हैं। मराठवाड़ा में अक्सर अकाल पड़ता था। वहाँ पर क्या किया जाता था कि भूमि कर बहुत बढ़ा दिया था। अंग्रेज अधिकारी भी ऐशो और आराम करते थे, देसी शासक भी ऐशो और आराम करते थे। ऐसी स्थिति में क्या होगा, अब जब खर्चा ज़्यादा किया जाएगा तो कमाई कहाँ से आएगी? टैक्स बढ़ा दो। उन लोगों ने कर बढ़ा दिया। बढ़े हुए कर से मराठी किसान परेशान थे। इनके अलावा कपास की बहुत ही न्यूनतम रेट कर दी गई, क्योंकि कपास के खरीदार अंग्रेज थे, इसलिए उन्होंने अपनी मनमर्जी से खरीदना शुरू कर दिया। दूसरी कंपनियों को देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने गौण कर दिया था और विदेशी लोग यहाँ खरीदने के लिए नहीं आते थे, इसलिए कंपनी अपनी मनमर्जी से भारत से कपास खरीदती थी। इससे किसान दुखी हो चुके थे। इनके अलावा किसानों का बहुत बड़ा विरोध था कि जो मारवाड़ी सेठ थे, राजस्थान और गुजरात के जो सेठ साहूकार लोग थे, पैसे लेकर के पूना चले गए थे। पूना और सूरत उस समय बंदरगाहों के रूप में, सूरत तो बंदरगाह था, इसलिए व्यापारी वहाँ पहुँच गए सारे। उनके पास पैसे थे, वो किसानों को ऋण देते थे। अपनी मनमर्जी से अपनी बहियों में पैसे लिखते थे। किसान ने पैसे जमा करा दिए। अनपढ़ किसान होते थे, उनकी डेट भी नहीं लिखते थे, कितनी तारीख को दिया। किसान 1-2 साल में उस डेट को भूल जाता था। अपना मनमर्जी से वो वसूल करते थे। इससे भी किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और किसानों ने क्या किया कि 1875 के आसपास पूना के जो सेठ थे, उन सेठों के हवेलियों पर हमले कर दिए और उनके जो दस्तावेज थे, उनके रिकॉर्ड थे, उन सारे रिकॉर्डों को छीन करके आग के सुपुर्द कर दिया। अब देखो, किसानों को यहाँ हानि कहाँ होती थी कि सेठ साहूकार ने पैसे दिए किसान को। अब किसान अगर समय पर पैसा नहीं दे रहा है तो सेठ साहूकार क्या करेगा? पुलिस में इसका मुकदमा दर्ज कराएगा। पुलिस किसकी थी? अंग्रेजों की बात मानेगी। सेठ साहूकार किन से मिले हुए थे? अंग्रेजों से। मामला न्यायालय में जाएगा, जज साहब बैठे हैं, वो न्यायाधीश भी किसके होंगे? अंग्रेजों के। इसलिए वो किसान को ही प्रताड़ित करते थे, किसान पर ही आरोप लगाते थे और उससे ही वसूली करते थे। इससे किसान परेशान होकर के क्यों ना इनके दस्तावेज जला दिए जाएं, उन किसानों ने उनके दस्तावेज जलाने शुरू कर दिए थे। इसके लिए एक अलग आयोग बैठाया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, दक्खन आयोग नाम से, कि दक्षिण के मराठवाड़ा किसानों की सुनवाई करेंगे। और इस दक्खन आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, वो की थी 79 ने। 1879 ईस्वी में इन्होंने रिपोर्ट पेश की थी। उस रिपोर्ट में क्या किया उन्होंने? ये कहा कि अगर अकाल पड़ गया, क्योंकि अकाल पड़ जाता था तो भी भूस्वामी लोग कठोरता से वसूल करते थे, या ईस्ट इंडिया कंपनी के पदाधिकारी वो टैक्स लेते, तेरे बच्चे को बेचते, गिरमिटिया मजदूर के रूप में दे दे, या हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें तो पैसे चाहिए, या हम आपको जेल में डालेंगे। तो इस आयोग में रिपोर्ट दी कि अगर अकाल पड़ गया और उससे 25% फसल का खराबा हो गया, ऐसी स्थिति में उसको लगान में छूट दी जाएगी, उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा और नहीं उसको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाएगा। ये किसानों की दूसरी जीत हो जाती है। तीसरा, पंजाब के किसान भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने जो नई भू राजस्व की नीतियां लागू की थी, उससे पंजाबी किसान भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक तो इनसे परेशान थे, दूसरे किसान ऋण जाल में फंस गए थे कि साहूकारों द्वारा किसानों को जो ऋण दिया जाता था उस पर अत्यधिक ब्याज लिया जाता था। उस ब्याज से भी किसान ऋण जाल में फंस गए थे। अब किसानों को कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध दिख रहा था। वहाँ के किसानों ने मिलकर के उसका विरोध करना शुरू किया। तो ब्रिटिश सरकार ने उस विरोध को दबाने के लिए, उस विरोध को शांत करने के लिए, किसानों की सहमति प्राप्त करने के लिए भूमि अन्यायीकरण अधिनियम 1860 बना करके लागू किया था। तब जाकर के पंजाब के किसान शांत हुए थे। इसी क्रम में आ जाता है चंपारण का किसान आंदोलन। वहाँ भी नील की खेती करवाते थे। महात्मा गांधी और राजेंद्र बाबू वहाँ पहुँच करके किसानों को संगठित करवाते हैं। वही समस्या बंगाल वाली यहाँ थी, नील की खेती करवाते थे। किसानों के पास खाद्यान्न की भी समस्या आती थी, तो वहाँ के किसानों ने विरोध किया। तो गांधी जी ने वहाँ जाकर के सत्याग्रह किया और किसानों की वहाँ जीत होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, वो ये फैसला करते हैं कि किसान को जो ज़मीन बताई जाएगी उनके 1/4 भाग पर, 1/4 भाग पर वो अपने खाने के लिए अनाज पैदा कर सकते हैं। इससे किसान भी सहमत हो जाते हैं। किसानों का यह आंदोलन भी सफल होता है। इसी क्रम में होता है खेड़ा के किसान। गुजरात के खेड़ा नामक क्षेत्र में अकाल पड़ गया था। दक्खन की रिपोर्ट आ गई थी, 79 में आ गई थी, ये 1917 ईस्वी में था।
तो अकाल के बाद भी वहाँ पर बॉम्बे सरकार थी वो कठोरता से कर वसूल कर रही थी। वहाँ के किसान विरोध करते हैं, गांधी जी वहाँ पहुँच करके किसानों को संगठित करते हैं और सरकार का जब विरोध करते हैं तो सरकार इस सहमति पर आती है कि किसानों से अगले 2 साल तक टैक्स ले लिया जाएगा कि इस साल अकाल पड़ गया, फसल बर्बाद हो गई, इस साल अनाज नहीं देना है, इन्हीं किसानों को ज़मीन बताते हैं, 2 वर्ष में इसको कवर कर देंगे। इस प्रकार के वहाँ के किसानों ने विरोध किया और ये भारत के प्रमुख किसान आंदोलन थे। तो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी बिंदु पर, किसी न किसी प्रकार से ब्रिटिश सरकार का भारत में विरोध होता है और उस विरोध का एक नया रूप बन करके आता है। जो यहाँ से हम चलेंगे वो राजनीतिक आंदोलनों पर चलेंगे और राजनीतिक आंदोलन किस प्रकार होते हैं इससे पहले हम क्रांतिकारियों को पढ़ेंगे। ऑनलाइन क्लास से जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।